आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती। कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। क्या कहूँगा, उनके आने से उनका वोट तो सब तेजस्वी यादव ले लिया है, उनके पास वोट ही नहीं है और इस बार तो कोई उनको देगा ही नहीं वोट मुसलमान। एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के लिए केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार में सियासी पारा चढ़ा है। विधानसभा चुनावों के दहलीज पर खड़े राज्य में मुस्लिम वोट बैंक पर हर एक दल की नजर है। करीब 18% मुस्लिम आबादी वाला ये वोट सभी के समीकरण बदल सकता है, खासकर सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर 40 से 68% तक मुस्लिम रहते हैं। यानी कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन इसी वोट पर दांव लगा रहा है। लेकिन अब चुनौती बड़ी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है और कल से शुरू हुई उनकी सीमांचल न्याय यात्रा किशनगंज से गुजर रही है। रोड शो और साथ ही कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए विकास और न्याय का एजेंडा चला रही है। साल 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें अपने खाते में की थी। बहादुरगंज, जोकीहाट, आमौर, कोचाधामन और बैसी जैसे सीटें जहां पर आरजेडी को नुकसान हुआ था और इस बार ओवैसी 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में गठबंधन की मांग ठोक रहे हैं। क्या ये वोट स्प्लिटिंग का हथियार बनेगा या फिर मुस्लिमों की आवाज बनेगा? दूसरी तरफ एनडीए की बीजेपी ने जहां पर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिनके सह प्रभारियों में सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में उनका विनिंग रेट गजब का रहा है। क्या बिहार की जातिगत जटिलताओं में वो एनडीए को मजबूत करेंगे? आप भूलिए मत, प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी मुस्लिम कुर्मी वोट पर नजर रखे हैं। 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने को तैयार है। सवाल यह है कि बिहार की सियासत कैसे बदल रही है और आगे बदलेगी कैसे? आज बिहार के इसी सियासी समीकरण पर करेंगे चर्चा, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रिया। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचाधामन से मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। क्या कहूँगा, उनके आने से उनका वोट तो सब तेजस्वी यादव ले लिया है, उनके पास वोट ही नहीं है और इस बार तो कोई उनको देगा ही नहीं वोट मुसलमान। वो जितना मुसलमान चिल्ला लें, उनको कोई वोट देगा नहीं। तो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के लिए केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और आइए इसी बीच में सवालों का जिक्र करती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, बिहार का घमासान, मुस्लिम किसके भाईजान? हरियाणा के बाद बिहार धर्मेंद्र प्रधान लगाएंगे नैया पार।
ओवैसी की सीमांचल यात्रा क्या नया मोड़ लेकर आएगी? कांग्रेस आरजेडी का मुस्लिम वोट पर दांव कितना मजबूत है? जन सुराज और एआईएमआईएम से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ेगा क्या? हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता चर्चा में हमारे साथ मौजूद है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता हैं जेडीयू के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हाजी नाजिम नेता हैं, एआईएमआईएम के चर्चा का हिस्सा होंगे, और राकेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दहाड़ में आज मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत इस वक्त में सबसे पहले धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एआईएमआईएम की एंट्री के साथ क्या बीजेपी को बहुत ज्यादा टेंशन लगती है क्या? क्योंकि पारंपरिक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलता, ये तो एक धारणा है ही, लेकिन आपका फायदा हो या ना हो, क्या इस बात से बीजेपी खुश है कि एआईएमआईएम की एंट्री के साथ या जन सुराज के एक्टिव होने के साथ कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान संभव है, खासतौर से सीमांचल के इलाके में? देखिए पूर्णिमा जी, एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने ले लिया, जिसको वो आरजेडी कहती है कि खरीद लिया। तो 4 विधायकों को लेकर के एनडीए आरजेडी ने एआईएमआईएम को लाचार किया। इन लोगों की स्थिति ऐसी है, वहाँ पर जो महागठबंधन की जो बात कर रही हैं, सारे राजनीतिक महागठबंधन में जितने दल शामिल हैं उनकी स्थिति आप उठाकर देखिएगा तो कहते हैं ना कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराए। आप आज कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी को पचाने के लिए नहीं तैयार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए, और सीमांचल में ओवैसी की जी लगातार जो ताल ठोक रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? आरजेडी कह रही है कि नहीं वोट बैंक हमारा है, वोट बैंक तुम्हारा है। किसका वोट बैंक है ये उनकी चिंता है, हमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें मुल्क की चिंता है, मुल्क के हर आवाम की चिंता है, और बिहार में 13 करोड़ आवाम की चिंता है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बिहार में काम की, उसमें किसी जाति वर्ग संप्रदाय को नहीं देखा, हर व्यक्ति की चिंता की। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए अकलियतों को जितनी सुविधाएं हमने दी है नीतीश जी के नेतृत्व में, उतना शायद ही कहीं काम हुआ होगा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए जेडीयू पर निर्भर है ना, ओबीसी की बात, मुस्लिम वोट बैंक के लिए जेडीयू पर निर्भर है ना फिर धनंजय जी? नहीं, और आप मिलो, देखिए हम वोट बैंक की राजनीति करते ही नहीं है। हाँ। हम लोग वोट बैंक की राजनीति करते ही नहीं है। हम लोग तो मुल्क की राजनीति करते हैं, मुल्क की राजनीति करते हैं, मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हम मुल्क की राजनीति करते हैं, मुल्क से ऊपर मुसलमान रखने की राजनीति के खिलाफ हैं। लेकिन मुल्क का मुसलमान मुल्क से जुड़ करके मुल्क को आगे बढ़ाए, मुल्क को मकाम पर ले जाने की बात करेगा, उसके साथ हम बिल्कुल खड़े होते हैं। और वो मुसलमान के मन में भी मोदी की मूरत बसी हुई है, जो मुल्क को बड़े मकाम तक ले जाना चाहता है। जो बांट कर विघटनकारी शक्तियां हैं, कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर बांटा, कोई जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमिन, उनका नारा ही क्लियर, उनका एजेंडा क्लियर है। और आरजेडी का तो एक समय ही था कि एमओआई समीकरण की राजनीति करती थी, वो आज भी उसी की राजनीति करती है। माई बाप की राजनीति से निकलकर सबकी राजनीति में कहां है? उस सबके सारे समाज की राजनीति की बात कभी आरजेडी कर ही नहीं सकती है। कभी माई की राजनीति करेंगे, कभी बाप की करेंगे, मम्मी पापा की करेंगे, कभी भैया बहना की करेंगे, कभी भाई उनके यहाँ नेता का मतलब लालू यादव, नए युवा नेता तेजस्वी यादव, उनके यहाँ महिला नेता राबड़ी देवी, महिला युवा नेता मीसा भारती, उसके बाद उनकी छोटी बहना, उसके बाद और छोटी बहना, बागी नेता बड़े के भैया। तो उनके यहाँ तो पूरा परिवार का समीकरण है। उन बिहार में लालू की ललटेन और लालटेन, ये दोनों बिहार की राजनीति में विकास के लिए रुकावट हैं, और ये पूरा बिहार के लोग जानते हैं। बिहार के समग्र विकास को अगर कोई कर सकता है तो नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने किया है और आगे भी करेगा, ये बिहार की एक एक जनता जानती है। कांग्रेस की आप पूर्णिमा जी बात करें, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे बात ये रोते रोते कंधे उनके छिल गए, लालटेन की पालकी ढोते ढोते, लालटेन की पालकी ढोते ढोते कंधे छिल चुके हैं कांग्रेस के। अब कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे पालकी उतार दो, 35 साल से ढुलवा रहे हो, 35 साल हो गए कांग्रेस की को लालू की पालकी ढोते ढोते।
35 साल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां निकल गई, ठीक है, लालू की पार्टी ढोते ढोते। लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता लालू पॉइंट की पार्टी टेकन, उतारना चाहता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन विपक्षी पार्टियों को, आपको और जेडीयू को लेकर भी लगता हो, मुमकिन है कि कौन किसको ढो रहा है या कितना ढो रहा है या किसके कंधे छिल रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन आरजेडी क्या ऐसा मानती है? डॉक्टर अरुण यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुण यादव, आरजेडी कैसे देखती है ओवैसी की एंट्री को? क्योंकि सीमांचल यात्रा है और ये बात सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर आपकी किस तरीके की नजरें रहती है। अगर 40 से 68% उस इलाके में मुस्लिम वोट बैंक है और 2020 का परिणाम हर कोई जानता है, जिसने आरजेडी को कैसे डेंट किया था, और इस बार तो एक एक सीट की जुगत है ना, आप तो इसीलिए वोट चोरी वाला वैसे ही आपने माहौल बना रखा है। देखिए पूर्णिमा जी, आपने ठीक किया कि 2020 का जिक्र अब कर दिया। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का क्या मुद्दा था? पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई के साथ 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने प्रण लिया था। जिसके बाद आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी क्या कहा करते थे, कहां से नौकरी लाएंगे, बाबूजी के घर से पैसा लाएंगे, खजाना तो खाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने पीसी करके कितना रोजगार देने का बात किया, वो तो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने शासनादेश के बल पर वहां सरकार बना ली। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। उनको किस तरीके से चुनाव आयोग से तालमेल करके हराया गया, ये इतिहास गवाह है। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है इस बात को। मात्र महागठबंधन को 12,000 कब तक इसके पीछे अरुण यादव जी, कब तक इन बातों के पीछे छिपते रहिएगा सर? कब तक इन बातों के पीछे छिपते रहिएगा? एक फैसला आया, सुनिए ना सर, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ अ डे किसी चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपको कितनी सीटें हासिल हुई। सीमांचल में बताइए, एआईएमआईएम की एंट्री से आपको नुकसान नहीं हुआ क्या? आपके सबसे इंपॉर्टेंट अरे सर, मैं सुन ही रही हूं ना, इतनी देर से सुन ही रही थी, अब बता रही हूं साथ में, तो आप भी थोड़ा सुन लीजिए, आप भी तो थोड़ा सा सुनिए ना सर। मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि कब तक इन चीजों को, सर एक्सक्यूजेस से थोड़ा बड़े बनिए ना सर। नई सीटें जीती, नुकसान हुआ सीमांचल में सर, ये तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना, इसमें तो कोई नैरेटिव नहीं है, ये तो सत्य है। अब कैसे किसके साथ साठगांठ कर ली, छोड़ दीजिए सर। असदुद्दीन ओवैसी के आने से आपको 2020 में नुकसान हुआ, इस बार उनके ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से, खासतौर से सीमांचल के इलाके से, अगर आपको बीते नुकसान से बचना है जो पहले हुआ, तो स्ट्रैटेजी क्या है, तरीका क्या है? देखिए, बिहार की जनता के सामने जो बड़ा सवाल है, जो जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सवालों को लेकर बिहार की जनता गोलबंद हो चुकी है पूर्णिमा जी। अब बिहार में न तो भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक नारा चलेगा, न तो भावनात्मक मुद्दे चलेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबा आपकी नौकरी की बातें चल गई थी क्या 2020 में? पार्टी है, नौकरी देंगे, चल गई थी क्या? चल गई थी क्या, ये बताइए। 2020 में जितने वादे किए थे चल गए थे क्या आरजेडी के? चल पाए थे क्या? क्या अब सुनिए तो सर, 2020 के वादे आरजेडी के चल गए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% चले थे। तो जनता ने जनादेश दिया, फिर क्या हुआ? दिया। तो जहां पर आपको मजबूती थी वहां पर तो नुकसान हुआ ना। मुख्यमंत्री पूर्णिमा जी, थोड़ा सा सुन लीजिए ना, बेचैनी ज्यादा थोड़ा। सर, बेचैनी तो आपको होनी चाहिए ओवैसी के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने से। हमें क्या है, आप जीत जाए, ओवैसी जीत जाए, आप हार जाए, ओवैसी हार जाए, क्या दिक्कत है? सुनिए ना, हमारे लिए ओवैसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए मुद्दा है जनता का जो मूल सवाल है। इनको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी, उनका पालकी उठाते उठाते भारतीय जनता पार्टी जो कहती है विश्व स्तरीय पार्टी, अपने दम पर न तो यहाँ उनके पास चेहरा है और न तो लड़ने की ताकत है। वो प्रवचन देने के, पूछ लीजिए ना क्या हो गया।
विश्व स्तरीय पार्टी और मुद्दे की बात नहीं करते। आपके यहाँ तेजस्वी जी के अलावा एक चेहरा बताइएगा सर, तेजस्वी जी के अलावा एक चेहरा बताइए। तेजस्वी यादव जी अरे बताइए ना तेजस्वी यादव, कोई तो कार्यकर्ता बताइए जिसको आगे बढ़ाने के लिए आरजेडी तैयार हो, कोई तो मजबूत चेहरा बताइए। अब यादव जी का नाम मत लीजिएगा, यादव जी का नाम मत लीजिएगा, बस और बताइए। पूर्णिमा जी सुन लीजिए ना, आप देख लीजिए ना, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुजरा की बात करते हैं। ठीक है, मैं इस बात से आगे बढ़ती हूँ, मैं इस बात से थोड़ा आगे बढ़ती हूँ कि आपके पास बहुत चेहरे हैं, मैं इस बात से थोड़ा आगे बढ़ती हूँ कि आपके पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन यादव जी का नाम अगर आप ले लेते सर तो फिर कौन कौन नाराज और कितना ज्यादा हो जाता ये बताने की जरूरत तो है नहीं, तो इसीलिए ठीक है आप कहते हैं और बहुत सारे चेहरे हैं तो मैं इस बात को मान लेती हूं। लेकिन भाई दूसरी तरफ सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अगर मैं मुस्लिम वोट बैंक की बात करूं तो मुस्लिम वोट बैंक आपके खाते में भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक और जो सामाजिक न्याय वाली छवि लेकर नीतीश कुमार चलते हैं, बीजेपी को तो नहीं मिलता सर, हम ऐसा मानते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में हमने एक पैटर्न में चेंज जरूर देखा है, और क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते ऐसा कहते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि AIMIM के आने से आपको कोई इस पर्टिकुलर वोट बैंक में नुकसान की संभावना है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो सवाल शुरू हुआ था सामाजिक न्याय से, फिर मुस्लिम वोट बैंक आया, फिर तेजस्वी जी की राजनीति के वो दवाई कमाई की बात आई। सबसे बड़ी बात थी उनकी नौकरी लेकर के जमीन की उगाही। 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट लालू यादव जी के पूरे परिवार जो उसमें शामिल आरोपित है उस पर फैसला सुनाने वाला है, तो वो एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा बिहार की राजनीति में। अब AIM जो पार्टी है और मुस्लिम तबके का जो वोट है, अरुण जी, अरे अरुण जी क्या यार, ठीक है सुन लीजिए सर, आपको सुन रहा था। अरुण जी सुनिए, अरुण जी सुन लीजिए, अरुण जी पहले ओपन आपको सुन रहा था। आपको इतना संस्कार नहीं है कि मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट होने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने नहीं देता तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। बोलिए सर। आप समझिए, मुस्लिम समाज के वोट का दावा करने वाले जो लोग हैं, यार क्या ये तरीका सर, सबके अपने अपने गीत, सबका अपना अपना तराना। अरुण जी मैं बोलने नहीं देता आपको, फिर भ्रष्टाचार अगर आपकी तरह संस्कार होना तो मैं आपको बोलने नहीं देता। इनका फेडर डाउन कराइए, सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं तो करने दीजिए ना, फेडर डाउन कराइए ना। भ्रष्टाचार पे न अरुण जी क्या दिक्कत है? अरुण जी, बिहार का ज्वलंत सवाल है अभी। अरुण जी के नीचे के घर से करोड़ों रुपया निकल रहे हैं। अरुण जी प्लीज इनका फेडर डाउन कराइए, बोलने फिर मैं दूंगा नहीं। आपकी तरह अगर संस्कार मेरे होते ना अरुण जी, तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते इस डिबेट में। आप बोलिए, मैं बता दूं आपको, प्लीज आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अपनी बारी में बीच में नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, आपकी बारी आई तो खूब बोलिएगा, उछल उछल कूद कूद के बोलिएगा। एक सेकंड अरुण जी, अभी बीच में आप सर नहीं बोलेंगे, प्लीज ओपनिंग स्टेटमेंट होने दीजिए, सबका होने दीजिए, समाज के वोट का जो भी लोग बिहार में पार्टियां दावा करती हैं, एक सवाल छोड़कर जाता हूं आपके चैनल से कि उन तमाम पार्टियों ने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए एक योजना बनाई हो लालू राबड़ी सरकार ने 15 सालों में, तो बताया जाए। कांग्रेस के आखिरी शासन में 1989 में जो भागलपुर दंगा हुआ, उसको 15 साल उसके फाइलों पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी जी की सरकार और कांग्रेस समर्थन में थी, उस पर बैठी रही। न्याय दिया नीतीश कुमार जी ने जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, और आज भी भागलपुर दंगा पीड़ितों को एक सहायता राशि मिलती है। अभी सीमांचल की बात कर रहे थे, 36,000 करोड़ का पैकेज अभी प्रधानमंत्री महोदय ने सीमांचल के कनेक्टिविटी और विकास के लिए ही दिया है। और एक बात बता दूं कि जब सीमांचल के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुलना था, उसको जमीन बिहार सरकार ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार जी ने दिया। और कम से कम 10 योजना बता दूं जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किया। अगर अल्पसंख्यक महिलाओं को, जो परित्यक्त डिवोर्स्ड महिलाएं थी, उनको सहायता राशि दिया। उनके लिए हुनर नाम की एक योजना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए खासकर, उसमें 2500 रुपया उनको हर महीने मिलता है। मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया। मुस्लिम समाज के लड़कों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उनको बैंक से जो 10 लाख लोन मिलता है उस पर सब्सिडी दी। और तमाम बिहार में जो सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी,
खासकर कब्रिस्तान को लेकर के उसकी घेराबंदी, समस्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नीतीश कुमार जी ने किया। तो नीतीश कुमार जी जब मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे तो विकास के नाम पर वोट उन्हीं को मिलेगा। बाकी सब लोग मुस्लिम समाज को पकड़ाते रहते हैं, झुंझुना, कभी आरजेडी पकड़ाती है, कभी एआईएम आ जाती है। लेकिन मैं एक पूर्णिमा जी बात कहूंगा, पिछले लोकसभा चुनाव में जो किशनगंज कहा जाता है कि एआईएम के एक वहां पे विधायक हैं, उनका गढ़ है, उनको वहां की जनता ने तीसरे स्थान पे फेंक दिया। तो आप समझ लीजिए किसकी पकड़ कहां है। और 31 सीटें एनडीए वहां जीती, 40 में से 31। तो समझ लीजिए कांग्रेस और लालू जी की क्या स्थिति है वहां पर। अब चूंकि चुनाव का वक्त आया है तो बिहार की जनता वोट करेगी उसके विकास के पहिए पर, जो विकास की रफ्तार 14.5% का विकास दर है। और बेरोजगारी कहते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी 3.3% है और शहरी 5.6%। तो 50 लाख, होल्ड ऑन, हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, आज भागलपुर में उन्होंने 301 करोड़ की एक योजना सनौला प्रखंड में शुरुआत की। फिर उन्होंने खगड़िया में 519 करोड़ की योजना की शुरुआत करी। तो नीतीश कुमार बिहार के विकास के पहिए को तेज रफ्तार देने के लिए लगातार काम में। बाकी लोग तुतु में करे, कोई कहे पिछड़ा अगड़ा फल्ला। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है बिहार में जिनका वोट बिहार के हर तबके में है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपको कोई नुकसान 10,000 रुपए अगर महिला सशक्तिकरण के लिए उनको स्वरोजगार में लाने के लिए अभी ट्रांसफर होना है, ये अभी हो जाएगा 26 को। उसके बाद देखिए बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण यानी आपको लगता है कि एआईएमआईएम के आने से कोई नुकसान जेडीयू को होगा नहीं। डॉक्टर टीना करमवीर, आप कैसे देखती है, क्योंकि 2020 में जब एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती तो महागठबंधन को एक डेंट तो पड़ा था। सीमांचल में जहां 50 सीटों पर लड़ने की बात वो कर रहे हैं, जनसुराज 45 सीटों पर लड़ाई करने की बात कर रही है, फिर उसके बाद जेडीयू है ही। और एक समय ऐसे था जब ये मुस्लिम वोट बैंक कोर वोटर हुआ करता था कांग्रेस का, जो पिछले कुछ समय में बदलती राजनीति में कांग्रेस से छिटका और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों ने उस पर अपना हाथ मजबूत किया है। तो कैसे आप देखती है, खासतौर पर महागठबंधन का आप लोग हिस्सा हैं, सीट को लेकर चर्चाएं चल ही रही हैं, सीमांचल के क्षेत्र में खासतौर पर आपको लगता है कि आपकी एक मजबूत स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको काउंटर करने के लिए? जी, सबसे पहले एक नारा जो कि देश में चल रहा है उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव से पहले जो उत्तराखंड में एक नारा है, एक नारा जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, एक नारा जो है उत्तराखंड के युवा दे रहे हैं कि पेपर चोर सत्ता छोड़ गद्दी छोड़। ये नारा इसलिए बताना बेहद जरूरी है क्योंकि ये अहम मुद्दा है। अब आपके सवाल पर आते हैं। अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा किशनगंज के लिए, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं, किशनगंज में कांग्रेस की सीट है। इन भाई साहब को यही नहीं पता कि वहां किसकी सीट मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी की सीट मजबूत है, कांग्रेस की सीट है वो मजबूत। तो मुस्लिम क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अरे बताइए ना, किसका साथ किसका विकास है? आपके पास, आपके मंत्रालय में, आपके पास कैबिनेट में कितने मुस्लिम हैं बताइए? कितने मुस्लिम लोगों को आपने सीट दी? अभी अध्यक्ष बनने वाले नजीर पेश करिए, बना दीजिए किसी मुस्लिम को। अगर आप मुस्लिमों के इतने हितैषी बन रहे हैं तो ये मुस्लिमों के हितैषी बनना बंद करिए। और ये कहते हैं जो पार्लियामेंट में सबने सुना है, इनके सांसद ने किस तरीके से मुस्लिमों को गालियां दी है, सबने सुना है। क्या हम बिहार के जो मुस्लिम है वो आज भूल जाएंगे? कुछ नहीं भूलेंगे। जिस तरीके की अपमान आए दिन बीजेपी के नेता मुस्लिमों को करते हैं, हर रोज गरियाते हैं कि हमें तो इनका वोट नहीं चाहिए। आज क्यों बात कर रहे हैं? किसका विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास है बताइए जरा। आप, जनता पूछती है ना, इनसे सवाल पूछ रही है जो ये बात करते हैं। आज आप बताइए बिहार ही क्यों, पूरे देश के अंदर ही तो नारा गूंज रहा है ना, वोट चोरी करके तो सरकार बना रहे हैं, हर जगह सरकार बना रहे हैं। आपने बताया चाणक्य धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक में हार के आए हैं, बिहार में उनको प्रभारी, कर्नाटक में वो चुनाव हारे हैं तब उनको प्रभारी बनाकर भेजा है। तो जो हालात कर्नाटक में हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, वही अब बिहार में होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चाणक्य ऐसे ही भेजे हैं। और अच्छी बात है कि जहां हनुमान जी ने जो गदा से कर्नाटक में इनको देकर भगाया था इनकी पीठ पे, ऐसे ही बिहार में भी होने जा रहा है। बार बार ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो है सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। तो किस वर्ग का इन्होंने विकास किया? मेरा सवाल था कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैंने तो इनका शॉर्ट एनालिसिस आपको टीना जी करने को कहा ही नहीं था। मैंने तो कहा था कि अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए। ये बताइए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपने पूरा समय दूसरे के भरोसे हैं क्या? कांग्रेस दूसरे की मीडिया हमें नहीं बताएगा। अरे दूसरे के भरोसे हैं क्या मैडम? अरे आपको मौका दिया बताने का मैंने, मैं तो कुछ बता ही नहीं रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे।
मैंने तो आपको ओपन ग्राउंड दिया कि आप बताइए कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप बीजेपी की कमजोरियां गिनाने में लग गई। तो ये आपकी मजबूती है क्या कि बीजेपी एनडीए की कमजोरी क्या है? बिल्कुल गिनाएंगे, क्योंकि उनका अरे अपनी तो मजबूती बता दीजिए, स्ट्रैटेजी क्या है मैडम? ठीक है, मॉन्स्ट्रीम मीडिया तो चाणक्य बता ही रहे। सुनिए मैडम, मॉन्स्ट्रीम मीडिया अरे क्यों बता रहा है? बताइए क्यों बता रहा है? बताइए क्यों बता रहा है? हम लोगों की रणनीति जो बताइए क्यों बता रहा है मैडम? उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो 403 सीटों में से 255 सीटें आई। ओडिशा में 2024 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में 20 लोकसभा सीटें आई मैडम, 78 विधानसभा सीटें आई। हरियाणा का चुनाव आप लोग कैसे भूल गए? हरियाणा का चुनाव तो आप लोगों को रात में भी सपने में आता होगा तो चौंक कर उठ जाते होंगे कि अरे हरियाणा में क्या हो गया था, ये इसीलिए बताया जाता है। ठीक है, अब अपना बता दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा कांग्रेस का बता दीजिए मैडम। आपका मुस्लिम वोट बैंक तो खिसक गया, आरजेडी आपको मनमानी सीटें दे नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास पहुंचे, हाथ जोड़ते रह गए, फिर भी सीटें नहीं दी। यहां तक नौबत आ गई थी कि 2 लड़कों की जोड़ी बिखर जाएगी। तो अपना बताइए ना थोड़ा सा, टीना करमवीर। सुनिए जी, बिल्कुल सुनिए। अभी तो हाइड्रोजन बम, मिनी हाइड्रोजन, अरे वो तो उसकी केमिकल इक्वेशन बिगड़ी हुई है। आप समझिए, 3 बार से सुन रही हूँ हाइड्रोजन बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। फिर राहुल गांधी आके कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे। आप लोग केमिकल इक्वेशन उसकी सेट ही नहीं कर पा रहे। टाइम बाइंग, आपको टाइम बाइंग करना है बेसिकली। हाइड्रोजन बम लाएंगे, हाइड्रोजन बम लाएंगे, हाइड्रोजन बम लाएंगे, 3 बार से तो ला नहीं पा रहे मैडम। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे कब आएगी? बिहार चुनाव के बाद आएगी क्या पिक्चर? हिट होगी, फ्लॉप होगी, उसके बाद क्या फायदा, ये बताइए जरा। बिहार चुनाव से पहले ही होगा। फिर मैं वही आपसे मैंने पूछा कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन टीना करमवीर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगी। हम लोगों की स्ट्रेटेजी आपको क्यों बताएं? हम क्या बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच टीना जी ये बताने के लिए। स्ट्रैटेजी आप नहीं बताएंगी, मेरा सवाल गलत था। कांग्रेस से उनकी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पूछनी चाहिए थी। ठीक है, राकेश शुक्ला जी जरा आपके पास आती हूँ। ठीक है मैडम, आप मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताइए, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं जाननी आपकी स्ट्रैटेजी। बीजेपी चुरा लेगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी चुरा लेगी, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको नहीं बताना, मत बताइए। बीजेपी चुरा लेगी, मैंने पूछ के गलती की। मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था। और टीना जी बताइए, घर पे कैसा है? सब कुछ ठीक चल रहा है मैम? ठीक चल रहा है। अगली अब आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं? गलत सवाल था टीना जी। ठीक है, ठीक है मैडम, गलती हो गई आपसे स्ट्रैटेजी पूछकर कांग्रेस की। कोई बात नहीं, आप सारा वोट बैंक आपका है, मुस्लिमों का सब आपका है, सब आपका है। मेरे को चर्चा में जाना ही नहीं आपसे जब आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस ही नहीं करनी। तो स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस ही नहीं करनी तो मत करिए, मत करिए, मत करिए मैडम, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश शुक्ला जी मुझे ये बताइए कि ओवैसी की सीमांचल में एंट्री को आप कैसे देखते हैं अलग अलग पार्टीज के पर्सपेक्टिव से? हाजी नाजिम साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ और आपका भी मिश्रा जी मैं रिएक्शन लूंगी। किस तरीके से आप देखते हैं सीमांचल में ओवैसी का सीटों की संख्या बढ़ाना 50? फिर सीमांचल हर कोई ये जानता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत डिसाइसिव होती हैं वहां पर किसी के लिए भी सरकार बनाने के लिहाज से। 2015 में जब ओवैसी जी सीमांचल में गए तो उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको हल्के में लिया गया। 2020 में उन्होंने दिखाया कि हमें हल्के में मत लीजिए, और जब वो 5 सीट जीत के आए तो थोड़ा सा इल्म हुआ आरजेडी को कि नहीं ये हमारा वोट ले जा रहे हैं, और कांग्रेस को भी इल्म हुआ। तो इस बार उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी की तरफ से एक बात फैलाई गई कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड कैंडिडेट हैं। हाँ। मैं कह रहा था कि 2025 का जब विधानसभा चुनाव आया तो क्योंकि इस बार ओवैसी जी पहले से ही बोल रहे थे कि सीमांचल के क्षेत्र पे वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो एक बात कही गई कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लांट किए गए। तो ओवैसी जी भी कम खतरनाक खिलाड़ी तो हैं नहीं, उन्होंने सीधे सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष से प्रस्ताव भिजवा दिया कि हमें महागठबंधन में शामिल किया जाए। उस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो दोबारा उन्होंने फिर से प्रस्ताव भेज के ये स्पष्ट कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लांटेड नहीं है और महागठबंधन हमको अपने साथ नहीं लेना चाहता। रही बात जो आप बार बार कांग्रेस की रणनीति की बात कर रही हैं, समस्या इस बात का है कि वहाँ पे जो आरजेडी तेजस्वी जी जो हैं वो 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और राहुल जी 2029
के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो 2025 के चुनाव को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसीलिए कांग्रेस की रणनीति सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनका फोकस सीधे ये है कि जिन राज्यों में चुनाव हो उन राज्यों में हम अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। इसलिए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के जो वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी को बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनको वहां पे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो तेजस्वी को अकेले वहां संघर्ष करना पड़ रहा है बिहार में, और बाकी जो उसके साथ सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ वोट जोड़ नहीं पा रहे। कांग्रेस भी अपना वोट नहीं जोड़ पा रही। मुकेश सहनी पहले से ही कहने लगे कि मुख्यमंत्री तो घोषित नहीं हुआ, वो कह रहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। यानी उनकी इच्छाएं पहले से ही उप मुख्यमंत्री पद की हैं, जिसके लिए वो दबाव बना रहे हैं। लेफ्ट पार्टी का अपना कोई बहुत बड़ा बेस नहीं बचा बिहार में। तो ऐसे में आप देखेंगे महागठबंधन के सामने जो समस्या है वो आंतरिक और बाहरी दोनों है। तेजस्वी इस समय पर घरेलू विवाद से भी घिरे हुए हैं, बाहर से भी जो गठबंधन के सहयोगी दल है उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छी मदद मिलती उनको नहीं दिख रही। तो ऐसे में महागठबंधन के भविष्य को लेकर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का होना ना होना फिलहाल तेजस्वी के लिए बराबर सा उनको दिखता है, खासतौर से बिहार चुनाव के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं। नहीं, राहुल गांधी इसलिए हैं कि वो 2025 में जानते हैं कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली, और यदि आरजेडी की सरकार बनेगी तो उनको 1 या 2 पद मिल जाएगा, जिससे कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। कांग्रेस इस समय हर राज्य में चाह रही है कि वो अपना वोट वापस लाए, और यदि वो अपना वोट वापस लाती है तो सबसे बड़ा नुकसान वहां के उस क्षेत्रीय दल को होगा जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट लेके स्थापित हुई है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही विवाद हुआ था अखिलेश जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ कि नहीं, तो तेजस्वी को तो ये बात पता ही होगी ना फिर सर, तो कि अगर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो फिर उनका वोट बैंक डेंट होगा। फिर भी तो साथ साथ हैं। नहीं, साथ साथ तो थे ना, लेकिन बाद में जब गाड़ी में चढ़ गए तब उनको पता चला ये गाड़ी किस दिशा में जा रही, तो गाड़ी से वो उतर नहीं सकते थे। इसीलिए वोट अधिकार यात्रा के बाद उन्होंने एक अपनी अलग गाड़ी निकाली जो बिहार अधिकार यात्रा के रूप में निकली हुई। ठीक है, अब मिश्रा साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर उसके बाद हाजी नाजिम मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास भी। देखिए, जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपने सुनाई, अति पिछड़ा। मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास में, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है इस देश में और सरकारों में रही है, किसी अति पिछड़े को कभी कुछ दिया क्या? ये पहली बार जब नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनी तो नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा की राजनीति में जोड़ा। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज के नेता थे, उनकी सरकारें बिहार में गिराई कांग्रेस पार्टी ने, और अति पिछड़े के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को जब नीतीश कुमार जी ने कहा भारत रत्न दीजिए तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया। भारत रत्न नहीं दिया थी पिछड़े को, लेकिन अपने घर परिवार में इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, सबको भारत रत्न दिया। माननीय मोदी सरकार ने नीतीश कुमार जी के आग्रह पर अति पिछड़े के सबसे बड़े नेता कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया। आप यहाँ बोल के जाइए ना कि कर्पूरी जी को आप प्रणाम करते हैं, इतना तो बोल दीजिए टीना जी, राहुल गांधी जी के मुंह से बिहार के सबसे बड़े भारत रत्न के बारे में सम्मान का एक शब्द नहीं निकलता है और अति पिछड़ा की बात करते हैं। आइए मुस्लिम समाज को पहले बता दिया, दंगा अभियुक्तों को कोई सजा नहीं दी। आखिरी पॉइंट है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी रणनीतिक रूप में बीमार हो चुकी है, उसको कोई दवाई खिलाता है खा लेती है। अभी सीडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ, उसमें सीडब्ल्यूसी में कितने प्रतिशत पिछड़े और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व है यही बता दे। एक गांधी परिवार है, माता जी उनकी राज्यसभा में, बेटा बेटी लोकसभा में, ये तो अति पिछड़ा जब तक सुनेंगे नहीं प्रियंका, राहुल गांधी का पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता का लेमिट्स खाने के लिए बिहार में हैं, बिहार की जनता अच्छा सबक सिखाएगी। ठीक है टीना जी, अच्छा ये रहेगा कि अगर आप सुने टीना जी बोलते हैं, आपको इतना सा संस्कार नहीं है कि जब दूसरे की बारी हो उसमें पॉपकॉर्न की तरह नहीं कूदते, मेंढक की तरह नहीं, डोंट बिकम लाइक ए पॉपकॉर्न एंड मेंढक, ये मत करिए ना। अरे आपका समय बोलते हैं व्हाट इज दिस।
ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, टीना जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सुनेंगी नहीं तो फैक्टफुल काउंटर नहीं रख पाएंगी। बाकी आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टफुल काउंटर अगर आप नहीं रखेंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। 4 लोग आएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे, सुनने वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड जरा हाथ, ठीक है सर, एक सेकंड, ठीक है, मुझे हाजी नाजिम को भी लाने दीजिए क्योंकि चर्चा AIMIM की हो रही है और अभी हाजी नाजिम साहब से एक भी रिएक्शन अभी तक मैं नहीं ले पाई हूं। हाजी नाजिम साहब, पहले तो माफी, थोड़ा देर से मैं आपके पास आ रही हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि 2020 की सफलता के बाद ये तो तय है कि आपका मोरल बूस्ट होगा, सीमांचल के क्षेत्र में आपको बढ़त मिलेगी, इसीलिए शायद आप 50 सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वोट कटुआ पार्टी की इमेज से आप कैसे निकलेंगे? क्योंकि आप बी टीम बनाए जाएंगे बीजेपी की, ये तो तय है। आप चाहे इनको प्रपोजल भेज दीजिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए, जो कर लीजिए, लेकिन बी टीम आप बनाए जाएंगे, ये तय है। उससे बाहर कैसे निकलिएगा? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बिहार की सम्मानित जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरीके से AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जो इस्तकबाल हो रहा है, खैर मकदम हो रहा है, काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से सीमांचल की जनता ने देखिए अपने पलकों पे बैरिस्टर साहब को बिठाला, ये काबिले तारीफ है। और रही बात यहाँ पर कि चुनाव की, देखिए इंशाल्लाह देखिए हमने 2020 के अंदर जिस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ा, अब 2025 के अंदर हम लोग बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरीके की चर्चा चल रही थी मुसलमान वोटों को लेकर, भाई मुसलमानों की तो वोटें इन लोगों को चाहिए, मुसलमानों से करीबी बिछवाएंगे, मुसलमानों से वोटें भी लेंगे, लेकिन मुसलमानों को कभी भी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी योजनाएं गिनवाई जा रही थी सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्या मुसलमानों को ये योजना मिली या और दूसरे समुदाय को नहीं मिली? इसी तरीके का एक नैरेटिव सेट करते हैं। तो देखिए बैरिस्टर साहब ने जिस तरीके की यहाँ पे जनता को खुले बाहों से अपने गले में लगाया, और वोट कटवा पार्टी की इमेज से कैसे बाहर निकलेंगे? बी टीम ना कहलाया जाए आप। हाँ, उसी पर आइए ना सर। हाँ पूर्णिमा जी, मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। देखिए जब हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे वोट कटवा वाली बात हो जाती है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियां थी वो बिहार के अंदर कहते हैं कि महागठबंधन में हमें मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो वोट कटवा पार्टियां तो वो लोग, वो पार्टियां, AIMIM ने तो खुले तौर पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में एक चिट्ठी भी भिजवाई थी और कहा था कि यहाँ पे वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वोट हम सब जोड़ के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनदेखा करा। वोट किस तरीके से बेकार करने की बात है ये लोग करते हैं, हम लोग हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। और देखिए इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ बिहार के अंदर AIMIM को इतना मतलब आज की तारीख में अगर कांग्रेस आपसे पूछे या RJD से पूछे कि भाई आ जाओ साथ, शर्तें बताओ क्या है, तो क्या कहेंगे कि नहीं आना साथ में? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, देखिए हम लोगों ने तो पहले ऑफर कर दिया था, कहा था कि एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पर AIMIM मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि इनको तो इल्जाम मतलब इन्होंने मना कर दिया, आप चाहते थे? हाँ देखिए AIMIM हमेशा शुरू से ये चाहती थी कि वोट का बिखराव ना हो। हाँ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने इसीलिए तो चिट्ठी भेज दी थी और कहा था खुले शब्दों में कि जी हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ मजबूत सरकार बने। ठीक है धनंजय जी, ये तो मानते हैं कि एक अप्रत्यक्ष तरीके से AIMIM का चुनाव में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आना बीजेपी की किस तरीके की रणनीति है? और अब आप चाहे तो आप भी मुझसे कह सकते हैं कि आप मुझे अपनी रणनीति क्यों बताएंगे, पर इट्स योर कॉल सर। धनंजय जी। नहीं पूर्णिमा जी, हम ऐसी बात नहीं करते हैं क्योंकि हम 90 चुनाव हार के भी जननायक की उपाधि छीनने का काम तो करते नहीं है, इसलिए हम इस तरह की बात करते नहीं। हमारी खुली हुई स्ट्रेटेजी है, जो मैंने सब पहले कहा, लगातार भारत का हो रहा विकास। और देखिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया। पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी। क्यों? क्योंकि जो सबको जोड़ करके राजनीति की जा रही है, सबको साथ में करके की जा रही है। और हम कायदे की राजनीति करते हैं, फायदे नुकसान की राजनीति वोट चोरी करवा रहे, इसीलिए आप पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। अब आप उसको प्रो इनकम्बेंसी कह लीजिए चाहे जो कह दीजिए, वो तो वोट चोरी सीधे सीधे कह रहे हैं। वोट चोरी करवाते इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का असर बीजेपी पर नहीं होता। पूर्णिमा जी बोलिए सर।
पूर्णिमा जी, परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, और कांग्रेस में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। कांग्रेस को सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन जनता के द्वारा कांग्रेस का रिफ्यूजल बिहार में 35 साल पहले हो गया। 35 साल पहले रिफ्यूजल का शिकार कांग्रेस पार्टी अब नए शिकारी के तौर पे घूम रही है। 90 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में 91 चुनाव हारने जा रही है। उसके लिए वो पहले से वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये स्लो मोशन में एक गाना गा रहे हैं। इस देश में पहली वोट चोरी कहां हुई थी? 74,448 वोट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनवैलिड करके इस देश के दलित आइकॉन को चुनाव हराया गया था। ये चुनाव हराया गया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 18% की चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख के दी थी। आपको तो ये किया गया साथ देना चाहिए, युवाओं अब का आप साथ देना चाहिए। पूर्णिमा जी, क्या मैं बोल सकती हूँ जी? इस तरीके से निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव, टीना जी आपका 30 सेकंड शुरू हो रहा है, 30 सेकंड रखेंगे टीना जी के लिए, जल्दी बोलिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, फिर आप बीच में बोलती रहेंगी तो मैं भी सेफर होकर थोड़ा चल रही हूँ कि 30 सेकंड लगाई देती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। उन्होंने खुद कहा है कि चुनाव आयोग जो है ये चुनाव आयोग नहीं है। अब चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का मोर्चा बन गया है चुनाव आयोग मोर्चा, ये बीजेपी का बन गया है। ये हम प्रकला जी के बहुत बहुत आभारी है, प्रभाकर जी के, जो आज निर्मला सीतारमण के पति देव है, उनके बयान है ये। हम लोगों की नहीं है, तो आप जनता देख रही है। अब देखिए सरकार कितनी डरी हुई है, किस तरीके से सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कर रहे हैं और उनका एफसीआरए कैंसिल कर रहे हैं। बहुत डरे हुए लोग हैं, इसीलिए बिहार में भी डरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में जो इनके साथ हुआ, इनके ऑफिस कौन तो कहते हैं, Meanwhile, whatever is happening, but for sure Rahul Gandhi wants to plan a game of mass mobilization, madam. A game of mass mobilization. Whatever it is, ठीक है। Game of mass mobilization आप लोग खेलते रहिए, बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड्स रखेंगे, 30 सेकंड्स रखेंगे आरजेडी के प्रवक्ता के लिए, अरुण यादव जी के लिए 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स अरुण जी। देखिए पूनम मिश्रा जी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सबसे कम समय आपने दिया, और 3 नंबर की पार्टी सर वो एक अभी साथ में कांग्रेस का मैंने जोड़ लिया था ना सर साथी है ना आपके, तो दोनों का जोड़ लिया था मैंने। ऐसा सारे मिश्रा बता तो रही हूँ आपको अरुण जी, पूरी आजादी। अरुण जी, कांग्रेस साथी है ना आपकी, तो साथ में जोड़कर चल रही थी, मिश्रा जी साथ में जोड़कर चल रही थी कांग्रेस के साथ आपका मैं। चलिए बताइए अरुण जी। अच्छा चलिए, देखिए पूनम जी, पूर्णिमा जी, बिहार की जनता तैयार बैठी, ये लोग कुछ कर ले, कुछ चलने वाला अब नहीं, ठीक, क्योंकि 2 दशक से जो खटहरी सरकार है ना बिहार में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता को इंतजार है वोट का, वोट की चोट से इस सरकार को हटाएगी और तेजस्वी यादव जी के और इसके बाद आप नहीं कहेंगे महागठबंधन की सरकार बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करवाई, अगर मैं मान के चलूं आप जीत गए, अगर फिर मत कहिएगा साहब की वोट चोरी हो गई, और तब तो कह भी नहीं पाएंगे, तब तो कह भी नहीं पाएंगे। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड। ठीक है सर, मैंने बहुत लॉजिकल बात की है। अगर आप लोग जीत गए तो फिर ये कह नहीं पाएंगे आप कि वोट चोरी हुई, अगर आप जीतेंगे तो तब नहीं कह पाएंगे कि वोट चोरी हुई। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड्स रखेंगे। वोट चोरी तो पकड़ा गई है, आलंद में तो जीते हैं ना, फिर भी वहाँ आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। राकेश कांग्रेस का देखिए बिहार में एसआईआर अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि जब 75,000 वोट कटा और कांग्रेस आरजेडी उस मुद्दे को लेके उतरी सड़क पे, उसके बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप आइए और वोट जुड़वाइए, तो अभी तक जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1,00,000 या 1.5 लाख वोट ही जुड़े हैं, वो भी इंडिविजुअल वाले, यानी पार्टियों की तरफ से वोट जुड़वाने कोई नहीं गया। इसलिए अब ये आरोप कहीं पे भी साबित नहीं हो रहा, और खासकर जिन लोगों को राहुल गांधी जी की तरफ से प्रस्तुत किया गया कि इनका वोट कटा है, उनका सामने आना और ये कहना कि वोट जुड़ चुका है, एसआईआर का मुद्दा अब कोई मुद्दा बिहार में नहीं बचा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बस 10 सेकंड, फिर उसके बाद देखिए राहुल गांधी जी ने तेजस्वी जी को झिड़क दिया है कि मैं तुम्हें सीएम नहीं मानता, कैंडिडेट नहीं मानता। तेजस्वी जी अपनी यात्रा पर हैं, और वोट चोरी उरी की बात जो लोग कर रहे हैं, बेसिकली इन लोग के दिमाग काम नहीं कर रहे, उनके दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है।
बैटरी कोई लगवा दे सबके दिमाग में तो थोड़ा बहुत काम करे तो लोकतंत्र समझ में आएगा। जनता द्वारा लगातार नकारे गए, 4 बार से बिहार में, 3 बार से देश में नकारे गए, तो थोड़ा तो हट भी पड़ेगा ना। एक नया बैटरी लगाइए दिमाग में। बैटरी चोरी हो गया आप लोग का, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग देंगे जीतने के बाद बैटरी आपके दिमाग में। ये दोनों कूदने लगे पॉपकॉर्न और मेढक की तरह, ये अद्भुत है। ये दोनों कूदने लगे, मैं तीर सही निशाने पे लगाता हूँ, बिलबिलाते हैं बहुत तेजी से, मिर्ची बहुत लगती है, सच बहुत कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी जी को एक बैटरी दीजिए आप लोग गिफ्ट में, थोड़ा दिमाग काम करेगा। ठीक है, बैटरी बहुत जरूरी है। बैटरी चोरी हो गया आपके बम वम सबका। अरे महोदया, थोड़ा समझ लीजिए, बिहार में 35 साल से हाशिए पर है और कोई आपको वहां आरती उतारने के लिए बैठा नहीं, तो थोड़ा झुनझुना बजाइए। ऐसे झुनझुने से वोट नहीं मिलता। हम लोगों ने काम किया है। चलिए, सियासी समीकरण बदलते हुए AIMIM की एंट्री के साथ कितने नजर आएंगे, वोट बैंक किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा, किसको फायदा, किसका नुकसान, ये तो देखने पे पता चलेगा। पर आप सभी का शुक्रिया, धनंजय जी, टीना जी, आपका भी शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी, साथ ही हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ AIMIM से जुड़े थे, अरुण यादव जी आरजेडी से, राकेश जी आपका भी शुक्रिया। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।